हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। वेलकम बैक इन दिस रिवीजन वीडियो एंड आज का टॉपिक है वैल्यूएशन रूल्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर लास्ट वीडियो दैट वाज ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर नहीं देखे तो फटाफट जाके देख लीजिएगा आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग दिस वीडियो। एज यू ऑल नो दैट ये जो रिवीजन सीरीज चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है गाइस, अगर एक बार आपका टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, फिर ये वीडियो देख लीजिए, सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर मैं बात सुनता हूं सारे स्टूडेंट से कि सर पढ़ा हुआ सब है बट याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं होता? रिवीजन नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, एग्जाम में उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो सब चीज का जड़ ये रिवीजन है। इफ यू रिवाइज द टॉपिक वेरी नाइसली, इफ यू नो द टॉपिक वेरी नाइसली, इट इज वेरी वेरी सिंपल गाइज, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस रिवीजन वीडियो ऑन वैल्यूएशन रूल्स। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। मैंने बोला था वैल्यूएशन रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज ये वीडियो पूरा देखना। अगर आपका वैल्यूएशन रूल्स पढ़ा हुआ नहीं है तो प्लीज ये वीडियो अभी बंद कर दो, आपके काम का नहीं है। डोंट टेक मी अदरवाइज, बट ये वीडियो आपके काम का नहीं है। बिकॉज आप अगर पढ़े हुए नहीं है, आप फालतू का वीडियो डिसलाइक मारोगे, आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं पहले ही एकदम एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम स्टूडेंट्स देखेंगे बट जो देखेंगे इफेक्टिवली उनको समझ में आना चाहिए बिकॉज उनका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यूएशन रूल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द वीडियो इन द मिनिमम टाइम सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर टॉपिक्स। आपको और आगे आगे टॉपिक्स मिलेगा पढ़ने को। तो सर पूरा वीडियो देखिएगा। डू लाइक एंड शेयर यार, डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इस रिविजन वीडियो का फायदा मिले। सर ये जो वीडियो है ये जीएसटी में कोई भी स्टूडेंट जो भी जीएसटी पढ़ रहा है ये देख सकता है। वैल्यूएशन रूल्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड 15 सबसेक्शन 5, ये दो सबसेक्शन से कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटेड है वैल्यूएशन रूल्स। 15 subsection 4 talks about that if transaction value under section 15(1) cannot be adopted, then valuation rules prescribed in rule number 27 of CGST rules will be applicable. Rule 27, 28, 29, 30, 31 ये सारे रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू अडॉप्ट नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन वैल्यू कब अडॉप्ट नहीं हो सकता? जब सप्लाई है रिलेटेड पर्संस के बीच में, तब ट्रांजैक्शन वैल्यू अडॉप्ट नहीं हो सकता, तब आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। या फिर प्राइस इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन, देन ऑल्सो ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन नॉट बी एप्लीकेबल, यू हैव टू फॉलो वैल्यूएशन रूल्स। क्लियर है? तो 15 सबसेक्शन 4 विल ड्रॉ रेफरेंस टू रूल नंबर 27, टू रूल नंबर 28, 29, 30 एंड 31। फिर अपने पढ़ेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वैल्यूएशन रूल्स। 15 subsection 5 basically provides that for specified class of services, for notified class of services which is done in rule number 32 of CGST rules, उसका specified जो valuation है वो specified टेक्निक से निकलेगा जो रूल नंबर 32 में बताया गया है। तो सर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रूल नंबर 32 से एज वेल एज रूल नंबर 27 से रूल नंबर 31 के बीच में, वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन नॉट बी अडॉप्टेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 27। व्हाट इज रूल नंबर 27? द वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। अगर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी देन रूल नंबर 27 विल बी एप्लीकेबल एंड रूल नंबर 27 विल से दैट you have to calculate the value as per the following rules. Number 1, you have to check open market value. आपको क्या चेक करना है? ओपन मार्केट वैल्यू चेक करना है। क्या चेक करना है? ओपन मार्केट वैल्यू चेक करना है, याद रखिएगा। फिर जब आप ओपन मार्केट वैल्यू चेक कर लेंगे, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है या ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट नोन, देन यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ द मनी कंसिडरेशन प्लस मनी इक्विवेलेंट टू द नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। वो प्रिंटर वाला एग्जांपल कि अगर आपको आप लैपटॉप सप्लाई कर रहे हो और एक्सचेंज में आपको मनी कंसिडरेशन मिल रहा है प्लस यू आर गेटिंग अ प्रिंटर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप नहीं पता, देन जो मनी कंसिडरेशन है प्लस प्रिंटर, जो प्रिंटर आपको दिया जा रहा है, बार्टर ऑफ प्रिंटर दिया जा रहा है, उस प्रिंटर का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टोटल करने से आपको पता चल जाएगा टोटल कंसिडरेशन। तो दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल व्हेन ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट नोन। तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो वैल्यू इन कंसिडरेशन मनी प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ द नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन वो आपको पता होगा। तो इफ दिस इज ऑल्सो नॉट नोन देन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो सिमिलर गुड्स है, जो कैरेक्टर वाइज रिजेंबल करते हैं,
कैरेक्टर वाइज रिजेंबल करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, क्वालिटी सेम हो, क्वांटिटी सेम हो, फंक्शनैलिटी सेम हो, रेप्यूटेशन सेम हो, वैसे गुड्स का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा और सिमिलर गुड्स का वैल्यू जो होगा वो क्लॉज नंबर सी में थर्ड ऑप्शन में वैल्यू सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर ये भी नहीं पता देन यू हैव टू फॉलो रूल नंबर 30 विच प्रोवाइड्स 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 30। एंड अगर रूल 30 भी नहीं पता तो बेस्ट जजमेंट मेथड inconsistent with the principles laid down in section 15 and valuation rules, you have to calculate the best value as per best judgment method as per rule number 31। तो ये था हमारा रूल 28। रूल 28 पूरा खत्म हुआ, वेयर प्राइस इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन, वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 कब लगता है? व्हेन द सप्लाई इज मेड बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस अदर देन थ्रू एजेंट। अगर डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में सप्लाई हो रहा है, रिलेटेड पर्संस के बीच में सप्लाई हो रहा है, तो रूल नंबर 28 बोलेगा, क्या बोलेगा रूल नंबर 28? अच्छा याद आ रहा है, शेड्यूल 1 में विदाउट एनी कंसिडरेशन डीम टू बी सप्लाई में पैरा नंबर 2 में आपको पढ़ाया गया था ये भी सप्लाई है। तो वैल्यूएशन कैसे निकलेगा? रूल नंबर 28 के हिसाब से कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी के जो गुड्स डिस्टिंक्ट पर्संस और रिलेटेड पर्संस के बीच में कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई हो रहा है अदर देन थ्रू एजेंट, तो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू एज पर रूल नंबर 28। एंड रूल नंबर 28 भी क्या बोलेगा सर? पहला पैरामीटर है ओपन मार्केट वैल्यू, पहला पैरामीटर है ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा पैरामीटर है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी सिमिलर गुड्स की वैल्यू, और अगर वो भी नहीं पता तो कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड रूल नंबर 30 कैन बी फॉलोड, और रूल नंबर 31 द बेस्ट जजमेंट मेथड। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है सर, इफ रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू क्लेम फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू क्लेम फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट देन व्हाटएवर वैल्यू इज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस बाय द सप्लायर विल बी कंसिडर्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू। याद रखिएगा, अगर रेसिपिएंट है आईटीसी के लिए पूरा एलिजिबल देन सप्लायर का जो इनवॉइस वैल्यू है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू। सर इसमें और एक पैरामीटर है बट दैट इज ऑप्शनल, दैट इज टोटली optional at the option of the supplier. It is applicable that if goods are intended to be supplied as such, if goods are intended to be supplied as such by the recipient, जैसे मान लो मैं हूं सप्लायर, आप मेरे रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन और रेसिपिएंट, ठीक है, हम लोग के बीच में जो सप्लाई होगा उसका रूल 28 का वैल्यूएशन होगा। अब हम लोग के बीच में जो सप्लाई होगा ना उसका वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू एट विच द रेसिपिएंट, मतलब आप फर्दर अपने अनरिलेटेड पर्सन को, जहां पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, आप जिस भी वैल्यू पे सप्लाई कर रहे हो उसका 90% वैल्यू मैं ले लूंगा। दिस इज एन ऑप्शनल मेथड एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट as such मतलब without making any modifications, without any minor processing, as such अगर सप्लाई हो रहा है तो मैं 90% भी ले सकता हूं of the value which you are charging of similar goods to your unrelated customer where price is the sole consideration। तो this is rule number 28, but again I tell you ये जो optional method है वो valuation है, ये optional है, ये compulsory नहीं है, ये compulsory नहीं है, optional आप चाहो तो ले सकते हो, it's not mandatory। देन रूल नंबर 29 आता है सप्लाई ऑफ गुड्स, आई रिपीट सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट। ये खाली गुड्स के लिए एप्लीकेबल, अगर आपको याद होगा पैरा 3 में और शेड्यूल 1 में अपने पढ़े थे कि जहां सप्लाई हो रहा है ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई इवन विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उसी का वैल्यूएशन रूल नंबर 29 प्रिस्क्राइब्ड है, जो एक ही बात बोलता है सर या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू लीजिए, और यहां पर और है, और मतलब यू कैन, देखिए बाकी रूल 27 28 में सबसे पहला प्रायोरिटी ओपन मार्केट वैल्यू को मिलता था, लेकिन रूल नंबर 29 में आइदर यू कैन टेक ओपन मार्केट वैल्यू, और जो रूल 28 का ऑप्शनल मेथड आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था रूल 28 का ऑप्शनल मेथड? कि एज सच द रेसिपिएंट इज सप्लाइंग टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन सिमिलर वैल्यू गुड्स, उसका 90% वैल्यू हम ले सकते हैं। मतलब सर सिंपली लैंग्वेज में, इफ आई पुट इन अ सिंपल लैंग्वेज, सप्लायर इज सप्लाइंग टू, प्रिंसिपल इज सप्लाइंग टू हिज एजेंट, एजेंट अगर सप्लाई करता है अनरिलेटेड कस्टमर को वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन 100 रुपीज में, तो प्रिंसिपल विल इनवॉइस द सेम गुड्स टू द प्रिंसिपल विल इनवॉइस द सेम गुड्स टू हिज एजेंट एट 90 रुपीज, 90% वैल्यू लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये भी आपको नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो रूल 30 अप्लाई करिए, 110% ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन और बेस्ट जजमेंट मेथड अंडर रूल नंबर 31। सर इट्स अ रिवीजन, आई टोल्ड यू, अगर आपको पहले से पता है सारा रूल्स तो ही आपको ये काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। इट्स वेरी सिंपल। रूल नंबर 31, तो रूल 30 अपने पढ़ चुके। अच्छा रूल 30 वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 27 28 29 30 हैज टू बी सीक्वेंशियली फॉलोड। रूल 27 28 29 30 एंड 31 हैज टू बी सीक्वेंशियली फॉलोड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रूल 30 पहले लगाएंगे, रूल 31 बाद में लगाएंगे,
आई मीन रूल 30 बाद में लगाएंगे, रूल 31 पहले लगाएंगे. इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ये खाली सर्विस प्रोवाइडर्स को अलाउड है कि रूल 30 बाईपास करके रूल 31 में आ जाए, बेस्ट जजमेंट मेथड लगाए और उसके बाद रूल 30 लगाए. इट इज ओनली पॉसिबल फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स बट नॉट फॉर गुड सप्लायर्स. फॉर गुड सप्लायर्स 27, 28, 29 के बाद 30 ही अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद वो 31. मतलब दे हैव टू फॉलो द रूल सीक्वेंशियली, बट इट इज नॉट इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. सर्विस प्रोवाइडर्स कैन बाईपास रूल 30 एंड दे कैन फॉलो रूल 31 straight away. ठीक है सर. नेक्स्ट है रूल नंबर 31A विच टॉक्स अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें चेंज आया है कि सर जब लॉटरी सप्लाई हो रहा है तो अपने डीम टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानेंगे और बैक कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे. यानी 100/128 ऑफ द वैल्यू विच इज द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और द प्राइस विच इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द स्टेट ऑर्गेनाइजिंग द लॉटरी विच एवर इज हायर. जो भी सपोज 500 का फेस वैल्यू है बट 600 का नोटिफाइड प्राइस है, तो 600/128 into 100 इज द पर टिकट का वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, उस पर आप जीएसटी लगाएंगे. अगर एक्शनेबल क्लेम है इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन द बेट, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब, देन 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेट विच इज पेड टू द टोटलाइजेटर हु इज ऑर्गेनाइजिंग द रेस, ही विल बी जो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेट है वो अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे. सर एक बार पढ़ लीजिए, पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, एक बार में पूरा याद आ जाएगा, एग्जाम में आएगा स्ट्रेट अवे यहां से. ठीक है सर. नेक्स्ट है रूल नंबर 32. तो 15 सबसेक्शन 4 का रूल 27, 28, 29, 30, 31 एंड 31 कैपिटल ये हमने पढ़ लिया. अब अपने पढ़ने जा रहे रूल नंबर 32 विच टॉक्स अबाउट नोटिफाइड सप्लाईज का वैल्यूएशन कैसे निकालना है. तो सर इसमें टोटल छह तरह के नोटिफाइड सप्लाईज है. पहला मनी एक्सचेंजिंग सर्विसेज, दैट इज रूल 32 सब रूल 2. इसके दो क्लॉज है, क्लॉज ए क्लॉज बी. देन एयर ट्रैवल टिकट्स, एयर ट्रैवल एजेंट की सर्विसेज रूल 32 सब रूल 3. देन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रूल 32 सब रूल 4. देन मार्जिन स्कीम रूल 32 सब रूल 5. देन रिडीमेबल वाउचर्स की वैल्यू रूल 32 सब रूल 6. एंड नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडर्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन जिनका वैल्यू सप्लाई नील होगा वो होगा रूल 32 सब रूल 7. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मनी एक्सचेंजिंग सर्विसेज. मनी एक्सचेंजिंग सर्विसेज में देयर आर टू मेथड्स, रूल 32 सब रूल 2A, रूल 32 सब रूल 2B. यू जस्ट हैव टू लर्न, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड. रूल 32 सब रूल 2A में अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस डिपेंडिंग अपॉन वेदर आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ द करेंसी इज अवेलेबल और नॉट. सबसे पहले रूल 32 सब रूल 2A में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये निकालना है कि क्रॉस करेंसी का केस है कि वन ऑफ द करेंसी इज INR. इफ द करेंसी टू करेंसी विच इज एक्सचेंज्ड वन ऑफ द करेंसी इज INR और वन ऑफ द करेंसी इज नॉट INR, मतलब दोनों क्रॉस करेंसी, मतलब रूपी टू डॉलर, डॉलर टू रूपी, रूपी टू पाउंड, पाउंड टू रूपी. तो रूपी इज वन ऑफ द करेंसी. एक में क्या हो रहा है, पाउंड टू डॉलर, डॉलर टू यूरो, फॉरेन करेंसीज में ही मनी एक्सचेंजिंग हो रहा है. तो when I'm talking about one of the currencies rupee, then you have to check whether RBI reference rate of that currency is available or not. If RBI reference rate will be given in the sum, then difference between the RBI reference rate and the actual rate, difference between the RBI reference rate and the actual transaction rate into number of foreign currency units exchanged will be the value of supply. But if RBI reference rate is not available, then the total currency value का equivalent rupee value, मतलब foreign currency जो exchange किया आपने, कितना रुपया में exchange किया है, उसका 1% will be deemed to be the value of supply only if RBI reference rate is not available. Now इसका एक method टू, इसका और एक case टू है when cross currency is there, when one of the currency is not INR, then in that case what you have to do, अगर डॉलर टू यूरो में आप कन्वर्ट कर रहे हो, इसका एक्सचेंज वैल्यू निकालना है, तो आप डॉलर का इक्विवेलेंट INR निकालेंगे और यूरो का इक्विवेलेंट INR निकालेंगे. इन दोनों का जो इक्विवेलेंट INR है, by applying rate of individual foreign currencies, by applying rupee rate of individual foreign currency, then in that case जो भी लोअर आएगा उसका लोअर का 1% will be calculated to be the value of supply. So this is method number 1, rule 32 सब rule 2A. आपके एग्जाम में स्ट्रेट अवे से सवाल आता है कि rule 32 सब rule 2A के हिसाब से आप इसका आंसर निकालिए. नेक्स्ट है rule 32 सब rule 2B. It's purely a case of slab system. एक्सचेंज वैल्यू अप टू 1 लाख होगा तो मिनिमम रुपीज 250 और 1% ऑफ दैट 1 लाख रुपीज. द एक्सचेंज वैल्यूज अप टू 1 लाख, तो अप टू 1 लाख पे 1% और 250 रुपीज विच एवर इज हायर. मिनिमम 250 होगा और 1% तक जा सकता है. अगर 1 लाख का 1% हुआ तो आपको पता है कितना होने वाला है, आपको पता है कितना वाला है, 1000 रुपीज, तो मैक्सिमम 1000 होगा. नेक्स्ट स्लैब है 1 लाख से ज्यादा बट 10 लाख तक, मतलब एक्सेस इज 9 लाख. तो एक्सेस 9 लाख पे आपको क्या करना है, एक्सेस 9 लाख पे आपको क्या करना है सर, अप टू 1 लाख तो 1000 है, उसके अबव जो 9 लाख है उसके ऊपर 0.5%, तो 9 लाख का 0.5% गिव्स यू 4500 रुपीज. तो 4500 प्लस 1000, द नेक्स्ट स्लैब इज 5500. अगेन द थर्ड स्लैब अबव 10 लाख, तो
up to 10 lakhs you're already getting 5500, and above 10 lakhs the excess exchange value will be applied at the rate of 0.1% subject to total value of 60,000. 60,000 से ज्यादा आपका वैल्यू सप्लाई नहीं हो सकता रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज बी में. याद रखेंगे सर, बिल्कुल याद रखेंगे. वंस यू हैव adopted for any of the method you cannot change in the same year, you can only change in the next year. next year में आप इसे change कर सकते हो. next is rule 32 sub rule 3 which talks about air travel agent. जब air travel agent का सर्विस दिया जाता है तो rule 32 sub rule 3 बोलता है अगर डोमेस्टिक बुकिंग हो रही है तो 5% of the basic fare will be considered to be the value of supply. जब इंटरनेशनल बुकिंग हो रही है तो 10% of the basic fare will be considered to be the value of supply. तो बेसिक फेयर का 5% क्या हुआ? बेसिक फेयर मतलब क्या हुआ? बेसिक फेयर इज नॉर्मली दैट फेयर ऑन विच कमीशन इज पेड बाय द एयरलाइन, ऑन विच इज कमीशन इज पेड बाय द एयरलाइन टू द एयर ट्रैवल एजेंट. तो वो बेसिक फेयर में टैक्सेस, पैसेंजर सर्विस फी, अदर चार्जेस नहीं आता. वो प्योरली जिस कमीशन, जिस बेसिस पे कमीशन मिलता है, जिस वैल्यू पे कमीशन मिलता है एयर ट्रैवल एजेंट को बाय द एयरलाइन, उसी वैल्यू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 5% या 10% कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है, एग्जाम में स्ट्रेट अवे आ जाता है. रूल 32 सब रूल 4 वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, प्रीमियम इज चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल. बट अगेन रूल 32 सब रूल 4 in case of life insurance business asks us to calculate value of supply in different manner. There are 4 kinds of cases. Number 1, worst policy is basically where risk coverage as well as investment coverage, मतलब रिस्क कवर तो है ही, इन्वेस्टमेंट का भी कवरेज है. मतलब योर प्रीमियम का कुछ पार्ट, द प्रीमियम विच यू पे टू द कंपनी, कुछ पार्ट विल बी इन्वेस्टेड. That amount of investment will be intimated to the policy holder. If that is the case, then net premium chargeable will be calculated as the value of supply. matlab if premium is if part of the premium is allocated for the investments and that is intimated to the policy holder, the value, then the net premium, matlab gross premium minus the amount which is intimated to the policy holder will be the net value on which GST will be calculated. But if it is a single premium annuity policy, if it's a single premium annuity policy, then 10% of the single premium charge from the policy holder, then it will be the value of supply. Okay, policy where there is only risk cover, no investment, then the total premium will be the value of supply. And all other cases में 25% premium for the first year and balance subsequent year के लिए 12.5% will be the value of supply. Sir, this is only has to be learned. इसका और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है रूल 32 सब रूल 4 से. नेक्स्ट है मार्जिन स्कीम, रूल 32 सब रूल 5. मार्जिन स्कीम बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट depending upon whether the fact that you are, suppose you are in dealer of a second hand goods, आप second hand goods में deal कर रहे हो. Now if on purchase of that second hand goods, if you have taken the credit, then margin scheme is not applicable. If on purchase of second hand goods, if you have taken the credit, then margin scheme is not applicable. Then you just, if you purchase goods at rupees 1 lakh, you sold at rupees 1,50,000 पे you calculate GST, 1 lakh पे you took ITC, normally जैसे होता है वैसे सम हो जाएगा. But margin scheme कब applicable होगा? When on purchase of second hand goods I have not taken the ITC. I have not taken the ITC. So if I am adding a 20% margin and I'm selling that second hand goods by adding a 20% margin, so margin scheme will say you don't have to pay GST on the entire value. You just have to pay the GST on the margin scheme if you have not taken the input tax credit. Matlab sir, if you purchase a asset at rupees 10 lakhs and you sold that asset as sold that second hand goods at rupees 15 lakhs, तो 5 lakh का margin है, 5 lakh पे you pay GST, provided 10 lakh पे आप ITC नहीं लियो. Of course you cannot take ITC, you cannot take multiple benefits, because you are paying GST on the margin value. Now but what if margin is negative? You purchased at 10 lakhs but you sold at 6 lakhs, it's a loss. Then no GST will be payable, because negative value पे GST calculate नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो सकता. सो डिड यू अंडरस्टैंड मार्जिन स्कीम कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. नाउ इन दिस केस वन मोर एग्जांपल इज देयर. से फॉर एग्जांपल अ बैंक, ठीक है, बैंक ने एक एसेट खरीद के एक कस्टमर को दिया और दैट्स अ लोन बेसिकली विच इज गिवन टू दैट customer. Now that customer failed to repay back the loan amount to the lender, that is the bank. तो बैंक क्या करेगा? रिपोजेस कर लेगा वो गुड्स, वो रिपोजेस कर लेगा वो एसेट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोवर. तो सर इन दिस केस बैंक के हाथ में परचेज वैल्यू क्या होगा? बैंक के हाथ में परचेज वैल्यू होगा द प्राइस विच इज इन द हैंड्स ऑफ द बोरोवर माइनस 5% इनपुट टैक्स क्रेडिट
for per quarter or part thereof from the date when the bank is purchasing till the date when the bank is making the sale of that goods which has been repossessed. ठीक है, तो सर ये जो डिफरेंस होगा डेट का, इसका 5% पर क्वार्टर बैंक का परचेज वैल्यू क्या होगा, माइनस किया जाएगा इन केस बैंक इज बेसिकली परचेजिंग दैट गुड्स इन कंसिडरेशन ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर नॉट पेइंग द लोन टू द बैंक. ठीक है, तो ये प्रोविजन याद रखिएगा. रूल 32 सब रूल 5 का एक स्पेसिफिक प्रोविजन है. परचेज वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ जिस दिन परचेज हुआ टिल द डेट ऑफ द डिस्पोजल बाय द पर्सन हु इज मेकिंग सच रिपोजिशन बेसिस बेसिकली द बैंक. रूल 32 सब रूल 6 बेसिकली टॉक्स अबाउट रिडीमेबल वाउचर्स. ये आपने टाइम ऑफ सप्लाई में भी पढ़े थे कि जो रिडीमेबल वाउचर्स होते हैं, द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स व्हिच कैन बी रिडीम्ड अगेंस्ट सच वाउचर्स और टोकन्स और कूपन्स will be considered to be the value of the supply. This is rule 32 sub rule 6. Guys, next comes pure agent का concept, rule number 33. Very simple and very practical in today's life. Pure agent का concept. Normally what happens, I'll take an example of a custom agent, I'll take an example of a custom house agent, I'll take an example of a company secretary, chartered accountant या cost account जितने भी professionals हैं जो अपने client को service देते हैं. So they give two kind of services. One is their own service which they provide on their own account, but there are some other expenses which that service provider is incurring as a pure agent on the behalf of service recipient. Something which is basically billed to the recipient on cost to cost basis. Custom house agent अपना brokerage commission लेता है, but साथ ही साथ अपने recipient अपने client के behalf में he also pays port charges, he also pays custom duty, he also pays some other charges which should be paid by the client, which should be paid by the recipient, but I am paying and I am recovering cost to cost from my service recipient. So service provider act as a pure agent, and if service provider is acting as a pure agent and if it is charging that much amount in a pure reimbursable format, that will not be included in the value of supply और उस पे GST charge नहीं होगा. तो rule 33 basically tells about pure agent. Rule 33 tells about pure agent. If it's a pure agent, if I am incurring any expenditure on behalf of my recipient, I should have a contract. I should not charge profit to him on that part. I should not be procuring the title to the goods which is basically exclusively held by him. I am just making a payment on his behalf, and post that I am taking as a reimbursement from my client. As a service provider, I am taking reimbursement from the service recipient. Then GST will not be included. I mean value of supply में include नहीं होगा. I hope you understood. Value of supply में charges include नहीं होगा. तो this was rule number 33 guys. ठीक है, रूल नंबर 33 के बाद आता है रूल नंबर 34 which talks about that if in case of value supply is in foreign currency, then how will you convert into INR? In case of goods, you will take the value which is taken by the CBIC for the purpose of Customs Act. For the purpose of Customs Act, exchange rate notify किया जाता है. तो जो exchange rate Customs Act में notify किया जाता है, goods अगर foreign currency में, तो as per rule 34 you have to convert into INR taking the CBIC का exchange rate, not taking RBI का rate. But in case of services, you will take the rate which is determined as per generally accepted accounting principles, which is prevalent on the date of time of supply. वैसे Customs Act में भी जो date होगा जिस दिन time of supply होगा, because GST liability is on the date of time of supply. तो इसलिए सर value of goods निकालने के लिए अगर वो फॉरेन करेंसी में, तो यू हैव टू टेक द रेट ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई विच इज रेलेवेंट एज पर कस्टम्स एक्ट. याद रखेंगे. एंड लास्टली सेक्शन रूल नंबर 35 which is the end last part of the valuation rule, which basically provides that if sir value of supply where the value of supply is including taxes, means you have to calculate the value using the back calculation method. Suppose 100 rupees में आपने बोला, मैंने आपको चार्ज किया, but उसमें GST included है, तो how will you take the value of supply का calculation? As per rule 35, if the rate of the tax on that goods is 18%, तो 100 divided by 118 into 100. So that will give you what? बैक कैलकुलेशन मेथड जो अपने मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, और टैक्स अमाउंट अब अलग से निकालेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई अब अलग से निकालेंगे. सो इजी गाइस, सो इजी. It's very simple. With this we complete valuation rule, and I'm sure that you understood, the concept after 15.1, 15.2, 15.3 जो लास्ट क्लास में वीडियो में पढ़ा है, फटाफट उसको देख लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो. एंड 15 सबसेक्शन 3, 4 एंड 5 आज अपने पढ़ लिए, रेड विथ रूल 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35. एंड ऑफ वैल्यूएशन रूल. आज अपने वैल्यूएशन रूल पढ़ ली, लेकिन ये खाली उन स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जो अपना एक बार क्लास कर चुके हैं. उनको एक रिवीजन चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो चाहिए कि एक बार में सब प्रोविजन फटाफट करके कोई बोलते रहे और आपके दिमाग में फटाफट करके रिकॉल आते रहे.
ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइज, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी अभी एग्जाम्स दे रहे हैं. ठीक है, जो भी अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. डेफिनेटली दे लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय 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 एंड टेक केयर. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Do not forget to press the bell icon button if you want to receive such kind of videos. Definitely you will get, but उसके लिए आपको बेल आइकन बटन दबाना पड़ेगा और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा. Thank you so much guys. Love you all. Take care. God